बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नुज़ी वॉइस के साथ नावल कशकोल। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और कहानी सुनते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने कहानी तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कौन है? BBSA। शेख अहमद ने अपनी मखसूस शनाख्त कराई। B24 ऑन द लाइन सर। दूसरी जानब से भी कोड वर्ड में जवाब मिला। तुम्हें एक अहम ज़िम्मेदारी सौंप रहा हूँ, लेकिन किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा न करना। ब्लैक टाइगर जानता है बिग बॉस के गफलत करने वालों की पहली ही सज़ा आखिरी साबित होती है। गुड, मुझे तुम्हारा जुमला पसंद आया। मैं हुक्म का मुंतज़िर हूँ बिग बॉस। इस बार भी सादतमंदी का इजहार किया गया। सिराज की एक एक नकलो हरकत पर नज़र रखो। शेख अहमद ने बड़ी संजीदगी से कहा। डे एंड नाइट डॉग वॉच। मुझे 2 रोज़ बाद तुम्हारी रिपोर्ट दरकार होगी। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, घर के अंदर या बाहर कितना वक्त गुजारता है, उसके चेहरे के तासुरात क्या होते हैं। मुझे एक बात की तफसीली रिपोर्ट दरकार होगी। राइट बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। जिसे अंडरग्राउंड किया गया है, इसकी निगरानी किसे सौंपी जाए? तुम मेरी तरफ से नंबर 3 को फ़ोन करके ज़रूरी हिदायत कर दो। वैसे मेरा ख्याल है कि अब वो ज़्यादा बेचैनी का मुजाहरा नहीं करेगा। और कोई हुक्म? नंबर 3 को ड्यूटी सौंपने से पेशतर अगर मुनासिब समझो तो अंदर वाले को यह खुशखबरी भी दे दो कि अब उसकी कैद के दिन गिने चुने रह गए हैं। हो सकता है कि 2 रोज़ बाद ही इसे खुली हवा में सांस लेने का मुयस्सर मौका आ जाए। ओके बॉस। शेख अहमद ने मोबाइल बंद करने के बाद एक लम्हे को कुछ गौर किया, फिर अपने ऑफिस के रेगुलर फ़ोन का रिसीवर उठाकर सेठ उस्मान के नंबर घुमाने लगा। राब्ता कायम होने में ज़्यादा देर न लगी। हेलो माय डियर उस्मान, शेख अहमद ने चमकते हुए लहजे में कहा। टूर कैसा रहा? वंडरफुल। दूसरी जानब से सेठ उस्मान की आवाज़ उभरी। आप कैसे हैं? कारोबार कैसा चल रहा है? सब कुछ वंडरफुल है, शेख अहमद ने कहा। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? एज़ यू विश। 6 बजे दफ्तर से उठकर सीधा घर ही जाऊंगा। भाभी ने खूब इंजॉय किया या नहीं? शेख अहमद ने अपनायत से दरियाफ्त किया। इसका बस चले तो साल में कम अज़ कम मुझे 2 मरतबा उसे लेकर बाहर जाना पड़े, सेठ उस्मान ने कहा। बैरून मुल्क जाकर हमेशा वो बहुत इंजॉय करती है, होना भी चाहिए। उधर बैठकर भाभी को दिन भर तुम्हारे इंतज़ार के सिवा और क्या काम रह जाता है? कैसे फ़ोन किया? आज डिनर पर मैंने तुम्हें और भाभी को बुलाने का इरादा किया है, शेख अहमद ने कहा। प्लीज़ तुम कोई बहाना नहीं करोगे, वरना मुझे बराह रास्त भाभी को फ़ोन करना पड़ेगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। सेठ उस्मान ने उसकी दावत कबूल करते हुए पूछा। बड़े लोगों के डिनर का वक्त भी बता दो। ठीक 9 बजे, शेख अहमद ने जवाब दिया। मैं अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा, और एक बात और सुन लो, जल्दी भागने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके बाय। शेख अहमद ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और माने खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। इसकी आंखों में उभरने वाली चमक इस बात की तर्जुमानी कर रही थी कि वह अपने जहन में किसी ख़ास मंसूबे को तरतीब दे चुका है। इस वक्त रात के 12:15 का अमल था, लेकिन शबनम इस वक्त भी अपने बिस्तर पर नीम दराज किसी गहरी सोच में गर्क थी। ताजमहल होटल में नज़र आने वाला दराज का और सुनहरी फ्रेम के लाइट कलर ग्लासेस इस्तेमाल करने वाला शख्स उसके जहन के गोशों में इस वक्त भी किसी ख़तरनाक बिच्छू के मानिंद रहकर डंग मार रहा था। ये भी इत्तेफाक था कि वो इसकी तरफ मतवज्जो हो गई थी। मोबाइल रिसीव करने के बाद वो जिस अंदाज में उठकर तन्हाई में गया था, इसे महसूस करके शबनम का तजस्सुस भी जाग उठा था, जिसके नतीजे में ब्लैक टाइगर का पासवर्ड भी इसके लम्हे आ गया था। दराज का वाले ने इसी पासवर्ड का हवाला देने के बाद ही किसी को फौरी तौर पर एमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते से फ़रार होने का मशवरा दिया था। वो इसकी पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सकी थी, लेकिन ब्लैक टाइगर और सिराज का नाम सुन लेने के बाद इसके जहन में फौरी तौर पर अफजल खान ही का नाम उभरा था। इसके बाद जहन में यह अंदेशा भी सर उठाने लगा कि शायद मैडम रूबी किसी ख़तरे से दो चार है। इस तजस्सुस को फौरी तौर पर दूर करने की पोजीशन में नहीं थी। सबसे पहले ज़रूरी था कि वह मज़ीद किसी की नज़रों में आए बगैर वापस घर पहुंच जाए। अगर ब्लैक टाइगर का पासवर्ड इस्तेमाल करने वाला बिग बॉस का कोई आदमी था तो शबनम की वहाँ मौजूदगी की सर्जरी भी बाद बईदस के आस न होती।
اپنے اپارٹمنٹ تک جانے کے بعد بھی اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکتا رہا۔ کسی امکانی تعاقب کی وجہ سے اس نے مختلف سواریاں بدلیں اور کئی راستے اختیار کیے۔ اپنی منزل پر پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن عارضی میک اپ سے چھٹکارا پانے کے بعد جب اس نے میڈم کو فون کیا تو ہوٹل میں اس کے ذہن میں ابھرنے والے خدشے نے یقینی صورت اختیار کر لی۔ دوسری جانب سے تھیریسا نے میڈم کی جو کیفیت بتائی تھی وہ بھی اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ کسی ذہنی حادثے سے دوچار ہونے کے بعد ہی گھر پہنچی ہوگی، ورنہ کسی ڈاکٹر کی آمد اور نیند کے انجیکشن لگانے کی نوبت پیش نہ آتی۔ وہ ذہنی حادثہ کیا تھا؟ بلیک ٹائیگر کا پاس ورڈ استعمال کرنے والا گفتگو ختم کرنے کے بعد فوری طور پر وہاں سے کیوں ہٹ گیا؟ سراج اور علاقے کے تھانے والوں کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ یہ 3 سوالات شبنم کو الجھا دینے کے لیے کافی تھے۔ ایک چوتھا اندیشہ بھی اس کی رگوں میں خون کی سرد لہر بن کر گردش کر رہا تھا۔ اگر میک اپ کے باوجود شبنم کی اصلیت بھانپ لی گئی تو اس کا وجود بھی بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے کسی معصوم خرگوش سے کام نہ ہوگا۔ اسے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ بگ باس اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا تو اسے موت کے حوالے کرنے میں ایک پل کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ 3 روز تک اس نے جس انداز میں شیر کے کچھار میں بیٹھ کر ڈیوٹی انجام دی تھی جس کا دل ہی جانتا تھا۔ بلیک ٹائیگر کے اتفاقیہ نظر میں آ جانے کے بعد افضل خان کے فلیٹ میں ہونے والی توڑ پھوڑ اور خود افضل خان کی اچانک گمشدگی نے بھی اسے اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اخبارات نے جن جلی سرخیوں کے ساتھ نمک مرچ لگا کر افضل خان کی خبر کو ہوا دی گئی تھی وہ بھی اس کے لیے کچھ کم تشویشناک نہیں تھی۔ اس زمن میں شبنم کے ذہن میں 2 نام ابھرے تھے۔ ممکن ہے اس ہوٹل میں یہ صورت پیش آئی ہو جو سانحہ گزرا تھا، اس نے میڈم کو بھی جوابی کارروائی پر اکسا دیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خود بگ باس نے ہوٹل میں ہونے والے کسی حساس حادثے کو محسوس کرنے کے بعد شطرنج کے گھوڑے والی چال چلی ہو۔ اس نے خود ہی افضل خان کے اپارٹمنٹ میں توڑ پھوڑ بھی کرائی ہو اور وقتی طور پر اس کے اغوا کی FIR درج کرنے کے بعد قانون کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہو کہ اس واردات کی پشت پر اس کے کسی دشمن کا ہاتھ شامل ہے۔ بہرحال 3 روز سے شبنم نے اپنی تمام بیرونی مصروفیات کو یکسر ختم کر رکھا تھا، خود کو اپنے اپارٹمنٹ سے دفتر سے سیدھے اپارٹمنٹ میں واپس آنے تک محدود کر لیا تھا۔ اس دوران میں اس نے میڈم کے علاوہ کسی اور کو بھی فون کرنے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میڈم کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لے۔ کافی غور و خوض کے بعد اس نے فون اسٹینڈ کو گھسیٹ کر قریب کیا، پھر اس نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون پر ہونے والی کال بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پھر ڈاواڈول ہو گئیں۔ رات کے 12:15 بجے کون فون کر سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ پھر چوتھی گھنٹی بجنے کے بعد اس نے ریسیور اٹھا کر نیند میں ڈوبی آواز بنا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ 3 روز سے کہاں غائب ہو؟ نان سینس، شبنم جھلا کر کہا، کون ہو تم؟ تمہاری یہ دائیں تو دل پر برچھیاں چلاتی ہیں ہنی، بولنے والے نے بہکی آواز میں کہا۔ سامنے ہوتی تو محبت جتاتی، نظروں سے اوجھل ہوتی ہو تو بکواس بند کرو ایڈیٹ۔ شبنم نے جھلا کر ریسیور کریڈل پر تقریباً پٹخ دیا۔ اس قسم کی رانگ کالز اس سے پہلے بھی موصول ہو رہی تھیں، مگر اس وقت نہ جانے کیوں اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ دوسری جانب سے بولنے والا شاید اجنبی نہیں، کوئی خاص واقف کار تھا جو فلرٹ کرنے کے بہانے اس کی بات کی ٹول لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس وقت اپارٹمنٹ میں موجود ہے یا نہیں۔ اس نے فوری طور پر میڈم کو کال کرنے کا خیال ترک کر دیا، پھر اس آواز کے بارے میں ذہن کو کریدنے لگی جس نے کچھ دیر پہلے سے کال کیا تھا۔ اس مس کالز کی وجہ سے وہ رات کو 2 بجے کے بعد ہی سو سکی تھی، لیکن صبح وقت سے پہلے ہی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئی۔ بگ باس وقت کی پابندی کا قائل تھا، دیر سے آنے والوں کی باقاعدہ باز پرس ہوتی تھی، جس کا عذر معقول نہ ہوتا یا بگ باس کو پسند نہ آتا اسے فوراً ہی فارغ ہونے کے احکامات صادر کر دیے جاتے تھے۔ دوپہر کو 11 بجے تک وہ بڑی مستعدی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی۔ پھر اس وقت یہ اس کے ہاتھ پاؤں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً پھول گئے جب بگ باس کی پرسنل سیکرٹری نے اسے یہ اطلاع دی کہ باس نے اسے اپنے پرسنل آفس میں طلب کیا ہے۔ یہ پہلا اتفاق تھا جب اس کا بلاوا آیا تھا۔ شبنم نے اپنی جگہ دوسری آپریٹر کو ڈیوٹی سونپی، پھر دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس نے بگ باس کے پرسنل آفس پر تعینات گارڈ سے کہا کہ اندر اس کے آنے کی اطلاع پہنچا دی جائے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس نے پہلی بار دھڑکتے ہوئے دل سے باس کے آفس میں قدم رکھا۔ اس کے دل و دماغ میں سینکڑوں وسوسے کلبلا رہے تھے، لیکن خلاف توقع شیخ آمن نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اسے کچھ تقویت کا احساس ہوا۔ وہ بڑی سعادت مندی سے سنبھل کر کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن نظریں اٹھا کر بگ باس کے چہرے کی سمت دیکھنے کی جرات نہ کر سکی۔ تمہارا نام شاید شبنم ہے؟ نارمل انداز میں سوال کیا گیا۔ جی ہاں، شبنم۔
जवाब देते हुए गड़बड़ा गई। मैंने तुम्हें एक पर्सनल काम के सिलसिले में इस वक्त ज़हमत दी है, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती ही तसव्वुर करूँगी। पहली बार इसने बिग बॉस की तरफ नज़र उठाकर बड़ी सादतमंदी से जवाब दिया। आज रात को तुम्हारा कोई ख़ास प्रोग्राम तो नहीं? शेख आमद ने बेतकल्लफ़ी से सवाल किया तो फिर गड़बड़ा गई। मखसूस प्रोग्राम के हवाले से किया जाने वाला सवाल इसकी समझ में ना आ सका। घबराओ नहीं, शेख आमद ने कदरे संजीदगी से वजाहत की। मैं तुम्हारे जैसी स्मार्ट और ख़ूबसूरत लड़कियों के सिलसिले में ज़्यादा पाबंदियाँ आयद करने का कायल नहीं हूँ। तुम शायद अपने अपार्टमेंट में तन्हा रहती हो। लाइफ एंजॉय करने इस उम्र का तकाजा भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तुम जिसके साथ उठती बैठती हो इसका ताल्लुक़ किस कमाश के लोगों से है। शबनम ने इस बार कोई जवाब ना दिया। इसके जहन में इस वक्त कई अंदेशे सर उठा रहे थे। अगर आज रात तुम्हारे पास वक्त नहीं तो मैं किसी और का बंदोबस्त भी कर सकता हूँ, शेख आमद ने गोलमोल अंदाज में कहा। मैं फ़ारिग हूँ सर, इसने थूक निकल कर बमुश्किल जवाब दिया। गुड, शेख आमद ने इस बार असल मकसद बयान करते हुए कहा। गुज़िश्ता रात से मेरी मिसेस की तबीयत नासाज है, इसलिए वो शायद इन मेहमानों को ठीक तौर पर अटेंड न कर सकेगी। ये ज़िम्मेदारी तुम्हें निभानी पड़ेगी, बशर्ते कि तुम्हें कोई एतराज़। मुझे आपके हुक्म से भला किस तरह इनकार हो सकता है सर? शबनम ने अपनी आमादगी का इजहार करने में देर नहीं की। फ़ाइन, शेख आमद ने थोड़े तौक़ुफ़ के बाद मानी खेज़ अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। एक बात तो मैं कबल अज़ वक्त बता दूँ, मेरी मिसेस मेरे किरदार को बहुत साफ़ सुथरा भी नहीं समझती। हो सकता है कि वो तुम्हें भी मशकूक नज़रों से देखे, लेकिन तुम इसका कोई नोटिस ना लेना। मैं भी इस बात की परवाह भी नहीं करता कि कौन मेरे बारे में क्या राय रखता है। मुझे किस वक्त आना होगा सर? ठीक 8 बजे। शेख आमद ने इस बार तहकुमाना अंदाज इख्तियार किया। लिबास साफ़ सुथरा हो और थोड़ा सा मेकअप भी ज़रूरी है, राइट सर? शबनम ने इस बार सादतमंदी से जवाब दिया। तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि मैंने किन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इनवाइट किया? शेख आमद ने मेज़ पर रखे हुए पेपर वेट पर हाथ जमाकर इसे ज़ोर से घुमाते हुए छोड़ दिया। पेपर वेट चकराता हुआ मेज़ से नीचे गिर गया। शबनम इसे उठाने की खातिर उठना चाहती थी, लेकिन शेख आमद ने इसे इशारे से मना करते हुए स्पार्ट लहजे में कहा। मैंने जिस मेहमान और इसकी खूबसूरत और हसीन वाइफ को डिनर पर इनवाइट किया है वो सेठ उस्मान है, मेरा सबसे बड़ा कारोबारी हरीफ, एंड आई हेट हिम। शबनम गुंग रह गई। शेख आमद का वो अनोखा मगर ख़तरनाक रूप वो पहली बार देख रही थी, लेकिन किसी किस्म का जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि सेठ उस्मान को दावत देने के पीछे भी उसकी कोई नेक नियति का कोई दखल नहीं था। अब तुम जा सकती हो, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो बात हुई इसे भूल जाना। शेख आमद ने होंठ चबाते हुए तंबीही अंदाज में कहा। सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हें ठीक 8 बजे मेरी कोठी पर पहुंचना है, राइट सर? वो जाने के इरादे से उठी। शेख आमद ने हाथ के इशारे से इसे जाने की इजाज़त दे दी। इसके पर्सनल ऑफिस से बाहर निकलने के बाद शबनम ने सुकून का गहरा सांस लिया। अंदाज़ ऐसा ही था जैसे किसी आदमखोर मगरमच्छ के मुंह में जाकर जिंदा सलामत बाहर निकल आई हो। ताज महल होटल में पेश आने वाले हादसे के बाद मैडम रूबी आज पहली बार घर से निकली थी। इस वक्त वो तन्हा नहीं थी, इसकी पर्सनल सेक्रेटरी थेरेसा भी इसके साथ थी। पहले इसका प्रोग्राम रेनबो क्लब जाने का था, लेकिन रास्ते में इसने अपना इरादा तब्दील करके इस कार का रुख साहिल समंदर की सिमत जाने वाली कुशादा सड़क की तरफ मोड़ दिया। वो किसी गहरी सोच में मुस्तग़रिक नज़र आ रही थी जब थेरेसा ने इसे दबी ज़ुबान में मुखातिब किया। मेरा ख्याल है कि ग्रे रंग की खाई रूफ हमारा ताक़ुब कर रही है। हो सकता है तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त हो, लेकिन मैडम ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं कोशिश के बावजूद अभी तक इसी शौक़ से दो चार हूँ जो मेरे असाब को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी था। रिलैक्स, थेरेसा ने बड़ी अपनायत से कहा। जो हो चुका अब इसको याद करने से क्या हासिल? हमें आइंदा के लिए बहुत मुहतात रवि से काम लेना पड़ेगा। जो ड्रामा दुश्मनों ने स्टेज किया है इसके तोड़ के लिए अब कोई फौरी कार्रवाई नागज़ीर हो गई है। मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्फिक हूँ। अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम भी दुश्मनों की कमीनगी का मुंह तोड़ जवाब दें, मैडम ने सरसराते लहजे में कहा। मैं अपने दुश्मन को पुश्त से वार करने की बजाय ललकार कर किसी खारिश ज़दा कुत्ते की तरह से स्का कर मारने का तहैया कर चुकी हूँ। जवाब में थेरेसा ने अपने भरपूर तावन का इजहार करने की खातिर मैडम का हाथ मजबूती से थाम लिया। हस्बे आदत वो 8 बजे की बजाय 7:25 पर ही शेख आमद के आलीशान बंगले के बाहर टैक्सी से उतरी थी। इसने लाइट एंड डार्क कलर का ऑफ वाइट शलवार सूट पहन रखा था। टैक्सी ड्राइवर ने किराया वसूल करते वक्त इसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा था। किससे मिलना है?
गेट पर मौजूद गार्ड में से एक ने सर से पांव तक घूरते हुए दरियाफ्त किया। मेरा नाम शबनम है। बिग बॉस ने मुझे किसी दावत के एहतमाम के लिए बुलाया था। गार्ड ने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। वो अंदर दाखिल हुई तो दोनों जानब लॉन के खुश रंग सब्ज़े और हदबंदी की दीवारों के साथ लगे कीमती और अनमोल पौधों को देखकर मुस्कुरा दी। ये ख़तरनाक आदमी का भला लॉन खूबसूरत गुल बूटों से क्या ताल्लुक़ हो रख सकता है, इसने सोचा। फिर इसे खुद ही ये ख्याल आ गया कि जो लोग ऊपर से बैठे और अंदर से किसी ख़तरनाक कोबरे से ज़्यादा जहरीले होते हैं, इन्हें भी अपनी शख्सियत के दोनों पहलुओं को भी दुनिया दिखावे के लिए निभाना पड़ता है। रविश अबूर करके वो दरवाजे के करीब पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत सामने आ गई। इसने कोई सवाल करने के बजाय शबनम का एक नज़र में जायज़ा लेते हुए कहा, आप गालबन शबनम बीबी हैं? हाँ, अंदर तशरीफ़ ले जाएं, इसने स्पार्ट लहजे में कहा। बड़े साहब अभी नहीं आए, लेकिन बेगम साहिबा आप ही की राह देख रही हैं। शबनम ने इसके चुभते हुए लहजे को महसूस किया, लेकिन दिल पर जबर करके अंदर दाखिल हुई तो वहाँ की सजावट देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हल्के नीले रंग के टाइल्स को देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे इसके नीचे साफ शफाफ पानी भी ज़रूर होगा। आलीशान बंगले का वो हिस्सा बैरूनी हॉल था, जहाँ कीमती फर्नीचर बड़ी नफासत से सजाया गया था। वो खुद को संभालती आगे बढ़ी तो बाएं जानब नज़र आने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और एक 35-40 साल की औरत इसके सामने आ गई। इसने नहायत कीमती साड़ी पहन रखी थी। लिबास के रंग और इस पर मौजूदा काम की मुनासबत से जेवरात का इंतखाब इस पर सज रहा था। बज़ाते ख़ुद भी वो गदार जिस्म और ख़ूबसूरत खदोखाल की मालिक थी। बादामी आंखों में सुरमे की हल्की स्याह लकीर ने इसकी आंखों के हुस्न को मज़ीद निखार दिया था, लेकिन खूबसूरत गजाली आंखों में दूर दूर तक वीरानियों का राज नज़र आ रहा था। ज़िंदगी और ज़िंदगी की मुसरतें बराए नाम भी नहीं थीं। शायद शबनम इसके सामने ठिठक कर रुक गई। इतने कीमती लिबास में नज़र आने वाली कोई मुलाजमा तो नहीं हो सकती थी, इसने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन ज़ुबान से कुछ ना बोली। शेख आमद के यहाँ मुलाजमत के दौरान में इसने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था कि इसकी ज़ाती लुगत में नामुमकिन का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं था। तुम शायद शबनम हो? दरवाजे के बीचों बीच खड़ी औरत ने इसे तनकीदी नज़रों से देखते हुए सवाल किया। जी हाँ। क्या काम करती हो? इस बार भी खुश्क लहजा इख्तियार किया गया। टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, शबनम ने इस बार भी मुख्तसर जवाब दिया। ओह, औरत के चेहरे पर एक फीका मानी खेज तबस्सुम उभर आया। लोगों को एक दूसरे से राब्ते में लाने का काम अंजाम दे रही हो। कभी खुद भी किसी से राब्ता किया है? औरत के आखिरी जुमले में तंज के साथ साथ तहकीर का पहलू भी नुमाया था। जी, इसने चौंक कर सवाल किया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, औरत ने स्पार्ट लहजे में अगला सवाल किया। कब से मुलाजिम हो? 1.5 या 2 साल से, शबनम ने जवाब दिया। ताहम औरत का अंदाज़े गुफ्तगू इसे अच्छा नहीं लगा। फिर तुमने जो कहा वो गलत नहीं होगा। इस बार औरत ने होंठ चबाते हुए बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा। मेरी और तुम्हारे बिग बॉस की शादी को शायद 18 या 20 साल गुजर गए हैं। जब मैं इतने अरसे में से पूरी तरह नहीं समझ पाई तो तुम 1.5 साल में भला क्या समझ पाओगी। खुशी हुई आपसे मिलकर, शबनम ने इसकी जली कटी बातों के बावजूद मुस्कुरा कर कहा। आपकी तरह आपकी शख्सियत भी बड़ी खूबसूरत और दिलकश है। नाम नहीं पूछोगी? मेरा नाम सबा है। शायरों ने भी इस नाम को बहुत सराहा है। शुरू में खुद मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। इसने एक बार फिर शबनम को बड़ी गहरी या टटोलती नज़रों से देखा। मेहमान 9 बजे आएंगे। हामिद ने 8:30 बजे आने का कहा है। अब इसके आने में 15 मिनट बाकी हैं। तुम मेरे कमरे में आ जाओ। इसने दरवाजे से हटकर रास्ता दिया तो शबनम मुस्कुराती हुई इसके कमरे में चली गई। वहाँ की हर शय ही काबिल तारीफ़ थी, सिवाय खुद सबा के, जिसकी मुबहम बातें अभी तक इसे समझ नहीं आई थी। इसके कमरे में दाखिल होने के बाद सबा ने कमरे को अंदर से बंद किया। फिर शबनम के करीब आकर मध्यम और पुरस्कार अंदाज में बोली। मैंने 18-20 साल करीब रहकर जो तजुर्बा किया है वो तुम मज़ीद 10 साल गुजरने के बाद भी नहीं कर सकोगी। जी, शबनम ने पहली बार इसे वजाहत तलब नज़रों से देखा। मैं आपकी बात का मफ़हूम नहीं समझ सकी। मेरे पास वक्त कम है, सबा ने होंठ चबाते हुए शबनम की आंखों में झांकते हुए कहा। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन दिल यही कह रहा है कि शायद अभी तक तुम अपने बिग बॉस के हाथों शिकार नहीं हुई। वो इतनी जल्दी किसी से बेतकल्लुफ़ भी नहीं होता। मैडम, शबनम ने नथने गुस्से से फड़फड़ाने लगे। ये आप किस किस्म की गुफ्तगू? मुझे गलत ना समझो, सबा ने होंठों पर उंगली रखकर घबराए हुए अंदाज में कहा। मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो मेरे काम आ सके। तुम औरत हो, इसलिए मेरा दर्द आसानी से समझ सकती हो। तुम मेरा एक काम कर सकती हो। मैं इसके एवज़ तुम्हें मुंह मांगी रकम देने की पोजीशन में हूँ। कैसा काम? अपने बिग बॉस को किसी भी तरह जहर दे दो।
सबा ने बड़ी राजदारी से इसके कान के करीब मुँह लाकर कहा, मेरी ज़िंदगी पर यह तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। नहीं, इनकार मत करना, इसने बड़ी बेबसी के आलम में भराई हुई आवाज़ में इल्तिजा की। जानती हो मुझे किस जुर्म की पादाश में उम्र कैद या मुशक्क़त की सज़ा भुगतनी पड़ रही है? वक्त कम है, कोई सवाल न करना, सिर्फ मेरी बिपता सुन लो। सबा की आवाज़ रुंधने लगी तो उसे जल्दी से टिश्यू उठाकर भीगी पलकों को खौफज़दा अंदाज में खुश करते हुए कहा, मैंने 3 बार लड़कियों को जन्म दिया था, लेकिन इनकी सूरतें नहीं देख सकी। मुझे हर बार यही बताया गया कि तीनों बच्चियां पैदाइश के बाद ही फौत हो गई थी, लेकिन ये झूठ है। हामिद ने मुझसे दरोगोई की होगी, इसलिए कि वो हर बार एक वारिस की तवक्को करता था। सबा ने अपनी गमनाक कहानी जारी रखी। वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं मशीन नहीं कि ख़ुद को इस्तेमाल करने वाले को इसकी मर्ज़ी के मुताबिक 100% इंताई दे सकूं और फिर खुदा की मर्ज़ी के आगे बंदे के इख्तियार भी नहीं चलता। बोलो, क्या तुम मेरा काम कर सकोगी? सबा ने अगला जुमला अदा करने की बजाय हाथ जोड़ लिए। शबनम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। सबा की कहानी ने इसके अंदर बिग बॉस से ज़ाती इंतकाम के जज्बों को और भड़का दिया था, लेकिन वो कोई जवाब देने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसे खौफ था कि बिग बॉस किसी न किसी तरह सबा की बातों को ज़रूर सुन रहा होगा। शायद इसलिए इसने शबनम को भी महज आजमाने का मौका तलाश किया हो। शबनम के जहन में ख़तरे की घंटी बजने लगी। इसकी छठी हिस्स गवाही दे रही थी कि वो इस वक्त अचानक शदीद ख़तरों से दो चार हो गई है। इसके मुंह से निकला हुआ एक गलत जुमला भी इसके लिए किसी अजियतनाक मौत का सबब भी बन सकता था। तुम चुप क्यों हो लड़की? सबा ने इसे जज्बाती लहजे में मुखातिब किया। क्या तुम एक औरत होकर भी किसी दूसरी औरत के ऊपर एक छोटा सा एहसान नहीं कर सकती? मैडम, अचानक शबनम ने सपाट लहजे में बड़ी तलखी से जवाब दिया। आपने जो खुद साख्ता कहानी सुनाई है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। मेरा ज़ाती मशवरा है कि आपको फौरी तौर पर किसी नफ्सियाती मौलवी से रुजू करना चाहिए। वैसे भी बिग बॉस की उजली शख्सियत पर आप बीवी होकर कीचड़ उछाल रही हैं, वो आपको ज़ेब नहीं देता। दूसरे ही लम्हे इसकी बात का जवाब एक भरपूर थप्पड़ से दिया गया। सबा बेगम एकदम ही बिफर गई थी, लेकिन इस वक्त बंद दरवाजे को गालबन किसी दूसरी चाबी से खोलकर शेख हामिद सामने आ गया। वो सबा की तरफ खूनख्वार नज़रों से देख रहा था, लेकिन ये कैफियत 30 सेकंड से ज़्यादा बरकरार न रह सकी। इसने केंचली बदल कर बड़े प्यारे भरे अंदाज में बीवी को मुखातिब किया। मैंने पहले ही तुमसे आराम करने को कहा था, डॉक्टरों का भी यही मशवरा है। सबा ने कोई जवाब ना दिया। पत्थर की बेजान मूर्ति बनी खड़ी सब कुछ नफ़रत से बर्दाश्त करती रही। इसके अंदर का कर्ब सिर्फ इसकी आंखों से याद था। सॉरी शबनम, शेख हामिद ने शबनम को बड़े महज़ब अंदाज में मुखातिब किया। तुम बाहर जाकर रिलैक्स करो, मैं अभी आता हूँ। शबनम ने सुकून का सांस लिया, फिर वो धड़कते हुए दिल से बाहर आ गई। कुछ देर बाद शेख हामिद भी कमरे से निकलकर बाहर आ गया। इसने शबनम को खान सामा से मिलवाकर ज़रूरी हिदायत दी, फिर मेहमानों का इस्तकबाल करने की खातिर खुद बाहर चला गया। डिनर के दौरान में भी सबा बेगम एक पल के लिए भी डाइनिंग टेबल पर नज़र नहीं आई। इनकी दम मौजूदगी को शबनम के अलावा राहिला बेगम ने भी महसूस किया। रुखसत होते वक्त इसने चुपते हुए अंदाज में भी कहा था, क्या बात है अहमद साहब, आपने आज हमारी भाभी को कहाँ छुपा दिया है? उसकी तबीयत दोपहर को अचानक ख़राब हो गई थी। मुझे फैमिली डॉक्टर के मशवरे पर इसे फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। शेख हामिद ने संजीदगी से दरोगोई की। परेशानी के बावजूद मैंने डिनर मनसूख करना मुनासिब न समझा। बुरा किया आपने, राहिला ने हमदर्दी का इजहार किया। अगर मुझे भनक भी मिल जाती तो मैं ना आती। आप ना आती तो मुझे दुख होता। चलें, कोई बात नहीं, सेठ उस्मान ने मुस्कुरा कर कहा। भाई के आने के बाद दोबारा भी आ जाएंगी, भाभी के आने के बाद दोबारा भी आ जाएंगी, इसी बहाने एक डिनर मिल जाएगा। वाई नॉट? शेख हामिद ने बेतकल्फ़ी का इजहार किया। फिर मेहमानों की कार में बैठने और उनकी कार के गेट से बाहर निकलने के वक्त तक विश करने की खातिर हाथ लहराता रहा। शबनम दूर खड़ी थी, लेकिन इसके जहन में बिग बॉस का वह जुमला इस वक्त भी गूंज रहा था जो उसने सेठ उस्मान और उसकी बीवी की दावत के बारे में अपने पर्सनल ऑफिस में बैठे हुए शबनम से कहा था। मैंने जिस मेहमान और इसकी हसीन वाइफ को डिनर पर इनवाइट किया है वो सेठ उस्मान है, मेरा सबसे बड़ा कारोबारी हरीफ, एंड आई हेट हिम। मेहमानों को रुखसत करने के बाद शेख हामिद ने शबनम की वापसी के लिए बड़ी दरियादिली से इसे घर तक ड्रॉप करने की खातिर ड्राइवर को बुलाकर ज़रूरी हिदायत दी। फिर तन्हाई में शबनम को एक बंद लिफाफा देते हुए बेहद संजीदगी से कहा, तुम मेरे इंतखाब पर पूरी उतरी, ये तुम्हारी खुशकिस्मती भी है। मैं तुमको अपने कुछ ख़ास कामों के सिलसिले में भी मौका देता रहूँगा। घर जाते वक्त भी शबनम के जहन में वो जज्बाती कहानी गूंज रही थी जो मिसेस हामिद ने इसे सुनाई थी। इसका दिल गवाही दे रहा था कि सबा बेगम ने जो कहानी सुनाई थी वो हरफ बहरफ सच थी।
قید تنہائی میں افضل خان کو وہ 5واں دن تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر منفی خیالات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ پستہ قد شخص روزانہ اس کے لیے کھانا اور ناشتہ پابندی سے لا رہا تھا۔ وہ از خود کوئی گفتگو نہ کرتا تھا۔ بگ باس کی نظروں میں اس کی کیا حیثیت تھی، افضل خان ابھی تک اس کا درست اندازہ نہ لگا سکا۔ وہ کوئی بھی سوال کرتا تو پستہ قد اس کا جواب ہمیشہ ایسے انداز میں دیتا جیسے وہ افضل خان کو اس کی موجودہ حیثیت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر افضل خان نے پچھلے 36 گھنٹوں سے اس سے بات کرنا یکسر ترک کر دی تھی۔ آخری بار اس نے افضل خان کو واپس جاتے جاتے رک کر بڑے عجیب انداز میں کسی کا پیغام سنایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر قسمت نے تمہارا ساتھ دیا تو تم 2 روز بعد اس پنجرے سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا، لیکن یہ سب آئندہ پیش آنے والے حالات پر منحصر ہے۔ یہ تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے یا تم کسی کا پیغام سنا رہے ہو؟ افضل خان نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ یہ بات بگ باس نے کسی کی معرفت کہلوائی ہے۔ میرا کام صرف تمہیں اطلاع دینا تھا۔ افضل خان نے بھنا کر پوچھا۔ چیف منسٹر کانفرنس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ سوری، وہاں مجھے نہیں بلایا گیا تھا، ورنہ تمہیں تفصیل سے ضرور آگاہ کرتا۔ اس بار بھی اس نے بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ میرے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ افضل خان نے اسے حقارت سے گھورا۔ فی الحال اپنی حیثیت کے بارے میں غور و فکر کرنا تمہارے لیے زیادہ صحت مند ثابت ہوگا، اس نے مسکرا کر جواب دیا، پھر مسکراتے ہوئے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت اسے افضل خان نے طے کر لیا کہ وہ اب خود سے اسے مخاطب نہیں کرے گا۔ پچھلے 36 گھنٹوں میں وہ صرف اپنے مستقبل کے بارے میں ہی غور کرتا رہا۔ بگ باس کی ناراضی کی صورت میں شاید وہ طے خانے کا کمرہ ہی اس کی آخری آرامگاہ ثابت ہوتا، لیکن ایک بار کھلی فضا میں نکل جانے کے بعد اسے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا تھا اپنے مستقبل کے بارے میں۔ وہ جس پوزیشن سے آج دوچار تھا، یہ صورتحال آئندہ بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی توڑ ممکن تھا کہ وہ میڈم روبی کو دی گئی آفر آنکھ بند کر کے قبول کر لیتا۔ اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ شیخ حامد کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے اسے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ وقت ضائع کیے بغیر پہلی فلائٹ سے ملک کی سرحد پار کر جاتا تو پھر قانون کی حرکت میں خاصا وقت لگتا۔ اس درمیانی وقفے میں وہ میڈم کی مدد سے اور بھی کئی آپشن پر عمل کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اور بھی کئی منصوبے کل بلاتے رہے تھے جن پر اگر وہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو بگ باس کے خطرے کی تلوار اس کے سر پر مستقل نہیں منڈلا سکتی تھی۔ اندرونی طور پر وہ میڈم کی مالی پوزیشن کے بارے میں چھان بین کر چکا تھا، جو اگر آئندہ 20 سال تک بھی اپنی موجودہ حیثیت برقرار رکھتی تو اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ ہوتی۔ رات کے 12 بجے وہ پنجرے میں بند کسی جنگلی درندے کی طرح ٹہلتا رہا تھا، پھر بستر پر لیٹ کر آئندہ کے منصوبوں پر غور کرتا رہا۔ وہ کس بے خبری کے عالم میں نیند کی کیفیت سے دوچار ہوا اسے یاد نہیں، لیکن دوبارہ جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا تو اس نے سب سے پہلے اپنی دستی گھڑی کی طرف نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ بستر سے بکھلا کر اٹھنے کے بعد اسے 2-3 نقاب پوش بھی نظر آ گئے جو اس کے سر پر مسلط تھے۔ پستہ قد آدمی دروازے پر روسی ساخت کی چھوٹی مگر دور مار رائفل لیے موجود تھا۔ کیا بات ہے؟ افضل خان کی جگہ دوسرا کوئی ہوتا تو شاید اس کی حالت بھی مختلف نہ ہوتی۔ باری باری اس نے تینوں نقاب پوشوں پر نظر ڈالتے ہوئے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اتنی رات کے مجھے کیوں ڈسٹرب کیا گیا ہے؟ جواب میں نقاب پوش نے دوسرے کو اشارہ کیا، جس نے قریب رکھے ہوئے جگ سے گلاس پانی بھرا اور اشارہ کرنے والے کے قریب آ گیا۔ شاید وہ موت کا اذیتناک تصور ہی تھا جو افضل خان کے پیشانی پر پسینے کے ننھے منھے قطروں کی صورت میں نمودار ہو رہا تھا۔ لو اسے پھانک کر پانی پی لو، اشارہ کرنے والے نے جیب سے ایک پڑیا نکال کر افضل خان کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ یہ اس میں کیا ہے؟ افضل خان کسی انجانے خوف کو محسوس کر کے ہکلانے لگا۔ اس کا اندازہ تمہیں 2-3 گھنٹے بعد ہی ہوگا، نقاب پوش نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم گفتگو میں وقت ضائع نہیں کر سکتے، شاباش جلدی کرو۔ افضل خان کی آنکھوں میں موت کے سائے کپ کپانے لگے، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس دیے گئے حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے کی کوشش کی تھی، کبھی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ اس نے اس وقت بھی اپنی بخلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش میں زیادہ وقت نہیں لیا۔ خاموشی سے پڑیا کھول کر اس کے اندر موجود ہلکے مٹیالے صفوف کو منہ میں ڈالا اور ایک ہی گھونٹ میں حلق کے نیچے اتار کیا۔ گڈ، نقاب پوش نے کہا۔ اب تم دوبارہ لیٹ جاؤ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ بعد ہم اپنا دوسرا کام بھی شروع کر دیں گے۔
افضل خان بدستور خاموش رہا۔ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ فرار کے سارے راستے بند ہو چکے تھے، اس لیے اس نے بستر پر لیٹنے میں دیر نہیں لگائی۔ 2 منٹ بعد ہی اس نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ بے ہوشی کا غلبہ اس کے ذہن پر پوری شدت اور تیزی سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بے چارگی اور بے بسی پر مسکرا دیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے خیال میں اس وقت آخری وقت میں 3 مسلح نقاب پوشوں اور دروازے پر خود کار رائفل کے لیے تعینات پستہ قدر اخوالے کی موجودگی میں اسے کسی بہادری کا مظاہرہ کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوتا۔ بے ہوشی یہ شاید موت کے سرد ہاتھ بڑی صورت سے اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو سلب کر رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے دل میں سوچا کہ جتنی سانسیں باقی رہ گئیں اس میں دل کھول کر اس انداز میں فاتحانہ کہکہا لگائے جس طرح وہ اپنے کسی شکار کو دم توڑتے دیکھ کر لگاتا تھا، لیکن وہ اس پر عمل نہ کر سکا۔ اندھیرے کی ایک دبیز چادر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے کر پوری طرح دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ 3 3.5 گھنٹے بعد وہ اسی کیفیت سے دوچار رہا۔ پھر اس نے ہوش آنے پر دوبارہ آہستہ آہستہ آنکھ کھولی تو خود کو ایک کچرا کنڈی کے غلیظ اور تعفن زدہ ڈھیر پر پایا۔ اس نے اپنے جسم پر نظر آنے والے جو لباس کو دیکھا تو وہ بے لباس نظر آیا۔ اس کا جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ جسم پر نظر آنے والی موٹی موٹی خون کی بھدیاں اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ اسے پوری طرح بڑے ظالمانہ انداز میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے دشمن شاید اسے مردہ سمجھ کر اسے کچرا کنڈی پر آخری رسومات کے لیے کسی رفاہی ادارے کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ اسے ابھی تک شبہ لاحق تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ زخموں سے اٹھنے والی ٹیسیں اسے زندگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس نے پوری قوت جمع کر کے کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نقاہت کی وجہ سے اس کی اپنی قوت سماعت تک بھی بمشکل پہنچ سکی تھی۔ تعفن سے اس کا دم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ اس نے زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن کرخ کر رہ گیا۔ پھر اچانک اسے کسی گاڑی کے قریب آ کر رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دوسری جانب دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسی جدوجہد میں وہ دوبارہ بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار ہو گیا۔ قریب سے ابھرنے والی آوازیں اسے بے ہوشی کے بعد دور ہوتی چلی گئی۔ لیاقت حسین بڑی مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی نشستوں پر سیٹھ عثمان، راحیلہ بیگم بیٹھے انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے۔ لیاقت حسین نے اپنی والدہ کے کہنے پر پہلے قرآنی تعلیم حاصل کی، پھر اسے حفظ کے لیے 2 سال لگانے پڑے۔ بعد میں اس نے ایک مڈل اسکول میں داخلہ لیا لیکن 6 جماعتوں سے آگے نہ پڑھ سکا۔ لیاقت حسین نے بہت قریب سے اپنے مالکان کا مطالعہ کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ان کے درمیان کبھی کسی جھگڑے یا فساد کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لیاقت حسین، اچانک سیٹھ عثمان نے دعوت کے موضوع پر بات ختم کرنے کی خاطر سے مخاطب کیا، تم نے کھانا تو کھا لیا؟ جی ہاں صاحب، لیاقت حسین نے مختصراً جواب دیا۔ راحیلہ بیگم کی موجودگی میں وہ عموماً کم ہی بات کرتا تھا۔ لیاقت، اس بار راحیلہ بیگم نے اسے مخاطب کیا، سنا ہے تم نے اپنی بیوی کو والدین کے پاس بھیج دیا ہے۔ سال بھر سے زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ کچھ دنوں اپنے گھر والوں سے بھی مل لائے۔ کیا تمہیں تمہارے گھر والے یاد نہیں آتے؟ یاد کیوں نہیں آتے، لیکن میں بعد میں کبھی چلا جاؤں گا، لیاقت حسین نے دل گرفتہ انداز میں جواب دیا۔ اس نے ابھی تک کراچی میں کسی کو بھی اپنے باپ کی حیثیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ سنا ہے تم جس جگہ رہتے ہو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں منتقل ہونا چاہتے ہو؟ سیٹھ عثمان نے سوال کیا تو لیاقت نے سکون کا سانس لیا۔ جی صاحب، کوئی خاص وجہ؟ وہ جگہ تنگ پڑتی ہے صاحب، اور قبرستان قریب ہونے کی وجہ سے میری گھر والی کو ڈر بھی لگتا ہے۔ تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ راحیلہ بیگم نے پوچھا۔ ڈر کس بات کا؟ اس نے بے پرواہی سے کہا، میں نے قرآن حفظ کر رکھا ہے جی، تھوڑی حدیث بھی پڑھی ہے، اس لیے خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ موت تو برحق ہے، وہی ابدی زندگی بھی ہے جہاں انسان کو مستقل رہنا ہے، دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں یوں رہو جیسے کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ سبحان اللہ، راحیلہ بیگم نے سراہتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تمہاری فرحین کب تک واپس آ جائے گی؟ ابھی تو اسے گئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، مہینہ 2 مہینے تو نکال کر آئے گی۔ تم ابھی کسی مکان کے سلسلے میں پریشان مت ہونا، سیٹھ عثمان نے بڑی اپنائیت سے اسے مخاطب کیا۔ میں اپنے برابر تعمیر شدہ بنگلے کو خریدنے کی بات کر رہا ہوں، دعا کرو کہ کامیاب ہو جاؤں۔ اس میں 1-2 کمروں کی انیکسی بھی ہے، وہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہوگی۔ آپ دوسرا بنگلہ کیوں خرید رہے ہیں صاحب؟ لیاقت نے روانی میں پوچھ لیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے تو ایک ہی بنگلہ، میں دوسرے بنگلے کو اپنا صدر دفتر بنانے کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ اس کے بعد راحیلہ بیگم اور سیٹھ عثمان کے درمیان پھر انگریزی میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
लियाकत हुसैन इस वक्त सेठ उस्मान के बंगले की तरफ जाने वाली कुशादर कदरे वीरान सड़क पर सफ़र कर रहा था जब इसे ऐसा महसूस हुआ जिसके जहन में हल्की हल्की गनूद की तारी हो रही है। इसका ख्याल था कि गालिबन मुर्गन ग़िज़ा खाने का नतीजा है, लेकिन दूसरे ही लम्हे ऐसे लगा जैसे इसका हाथ पाँव नज़रें तो काम कर रही थी, जहन बिल्कुल खाली और मुअत्तल होकर रह गया था। फिर एक जानी पहचानी आवाज़ इसके जहन में गूंजती हुई उभरी तो जो इसकी अपनी आवाज़ से हैरत अंगेज़ तौर पर मिलती जुलती थी। इस आवाज़ ने लियाकत हुसैन को मुखातिब किया। तुम्हें खाने में बेहोशी की दवा दी गई है। दुश्मन ने तुम्हें सेठ उस्मान और इसकी बीवी को हादसाती मौत से दो चार करने का मंसूबा बनाया है। कुछ देर में एक ट्रक तुम्हारे ताक़ुब में आ जाएगा। तुम कौन हो? लियाकत हुसैन ने ख्वाब बेदारी की कैफियत में सवाल किया, लेकिन इसकी आवाज़ खुद इसके कानों तक नहीं पहुंची थी। वो किसी रोबोट की तरह स्टीयरिंग संभाल रहा था। मैं तुम्हारा हमजाद हूँ। वही आवाज़ इसके वजूद में गूंजती हुई उभरी। अल्लाह के किसी बरगज़ीदा बंदे ने मुझे तुम्हारा मुहाफ़िज़ बना दिया है। तुम्हें किसी मुतवक्का ख़तरे से आगाह करना, बचाना और किसी के साथ नेकी पर उकसाना मेरी ज़िम्मेदारी है। तुमने किसी माज़ूर की जान बचाने की खातिर जो कदम उठाया था वो काबिल तहसीन ही था। बाद में किसी नामालूम इंसान को गंदे इल्म से महफूज करके तुमने अपनी जान को ऐसा रोग लगा लिया था जिसका तोड़ सवाए खुदा के और कोई न कर सकता था। तुम्हारी ये इंसान दोस्ती बारगाह इज़्ज़त में पसंद की गई। फिर कादर मतलक ने तुम्हें नवाजने के लिए अपने एक बरगज़ीदा बंदे को तुम्हारे लिए वसीला बना दिया। तुम्हें वो सफ़ेद रेश नाबीना याद है? वो भी अल्लाह का फरिश्ता था जिसने दीवाने की झोलदारी तक पहुँचने में तुम्हारी मदद की थी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए अतिया खुदाबंदी है जो सबको नसीब नहीं होता, और जो रास्ते से भटक जाए तो वो भी साहिब इख्तियार है। तदबीर और तकदीर के खेल में चटपट का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस वक्त मैं अपने मालिकों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकता हूँ? तौबा कर लो, इसी आवाज़ ने कहा। मौत और ज़िंदगी भी इसी के इख्तियार में है। वही होगा जो इसे मंजूर होगा, लेकिन बाद में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। याद आ भी जाए तो अपनी ज़ुबान को लगाम दिए रखना। कुछ मामलात में खुदावंद करीम ने भी अपने नेक बंदों पर शफ़क़त फरमाते हुए बाज़ अमूर में उम्दन सकूत फरमाया है। इनके मुतल्लक़ हुक्म है कि तुम भी मुसलहतों को पेश नज़र रखते हुए ज़ुबानों को कुफ़ल लगा दो। ज़ुबान खुल जाए तो इंसान बड़े ख़सारे में रहता है। मेरी इस बात को फरामोश करने की गलती कभी न करना, वरना कानों में गूंजने वाली आवाज़ मादूम हो गई। लियाकत हुसैन के जहन में कुल बनाने वाले बहुत सारे सवालात घुट रहे थे। जहन पर जैसे अचानक धुंध की दबीज़ चादर फैल गई हो। इसने पेश आने वाले मुतवक्का ख़तरे से सेठ उस्मान को आगाह करना चाहा, लेकिन ना तो वह अपनी ज़ुबान को मुतहरक कर सका, ना इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल करने की सलाहियत बाकी रह गई। इसके हाथ पाँव नज़रें मशीनी अंदाज में हरकत कर रहे थे, लेकिन इसमें अपने इरादे का कोई दखल न था। इसने अकबनुमा आईने पर नज़र डाली, लेकिन किसी ट्रक का कोई निशान इसे दूर दूर तक नज़र न आया। लियाकत हुसैन, पुश्त से सेठ उस्मान की आवाज़ उभरी। आगे से गाड़ी बाएं हाथ पर मोड़कर सुपर स्टोर पर रोक लेना। बेगम साहिबा को कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। लियाकत हुसैन ने कोई जवाब ना दिया। इसने कुछ दूर आगे जाने के बाद कार को सुपर स्टोर की तरफ मोड़ दिया, जहां और भी गाड़ियां खड़ी नज़र आ रही थी। गाड़ी पार्क करने के बाद वो भी हस्बे मामूल अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा। इसने कोशिश की थी कि हस्बे मामूल तेज़ी से नीचे उतर कर पिछला दरवाज़ा खोले, लेकिन वह अपनी जगह से जुम्बश भी न कर सका। सेठ उस्मान, राहिला बेगम उतर कर स्टोर के अंदर चले गए तो इसने ना चाहने के बावजूद गाड़ी को पार्किंग की जगह से निकाला और खुली सड़क पर ड्राइव करने लगा। 1 मिनट बाद इसकी नज़र अचानक अकबी शीशे की तरफ उठी। इसका वजूद सनसनाने लगा। पुष्ट से तकरीबन 50 गज के फासले से एक ट्रक अपनी रफ्तार बढ़ाता हुआ आगे आ रहा था। इम्तिहान का वक्त आ गया लियाकत हुसैन। वही समात आशना आवाज़ फिर इसके कानों में गूंज रही। एक बार फिर ज़हनशीन कर लो, मौत और ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। इसके राज को कोई नहीं पा सकता। डॉक्टर हकीम सिर्फ अपने तजुर्बात की रोशनी में क्या सराइयाँ करते हैं। होता वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। रफ्तार बढ़ा लो। लियाकत हुसैन के पाँव का दबाव एक्सीलेटर पर बतदरीज बढ़ने लगा। सड़क तकरीबन सुनसान ही थी। ताक़ुब में आने वाले ट्रक ने अपनी रफ्तार तूफ़ानी कर दी। लियाकत हुसैन का जहन साएं साएं करने लगा। इससे अपनी स्पीड और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। ट्रक हर लम्हा करीब आता जा रहा था, करीब और करीब। फिर लियाकत हुसैन का पूरा वजूद जैसे किसी भूचाल की लपेट में आ गया हो। ट्रक से टकराने के बाद इसकी कार किसी खिलौने के मानिंद फिज़ा में उछली। इसका सर पूरी शिद्दत से छत से टकराया। इसे सिर्फ इतना ही याद रहा कि कार दोबारा सड़क पर वापस गिरी थी, लेकिन इसके बाद दूसरी टक्कर पहले से ज़्यादा शदीद थी, जिसने लियाकत हुसैन के तमाम हवासे खमसा को पलक झपकते में मुअत्तल कर दिया। सारी कुव्वतें घुपंदेरों में मदगम हो गई। सो लिसनर, ये थी आज के एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। तो कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।